हमेशा हमेशा के लिए, घाव का पक जाना, दूर दूर तक मुमकिन ना होना किसी चीज़ का, थोड़ा धीमा हो जाना, सारे कागज़ खंगाल डालना। इस तरह की बातों को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है और इसी तरह के कुछ और यूज़फुल हिंदी सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, इस वीडियो से सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, इस बहस को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करो। इंग्लिश में बोलो, एंड दिस डिबेट वंस एंड फॉर ऑल। एंड दिस डिबेट once and for all, once and for all, resolving an issue or completing a task in a conclusive manner with no need for further action or repetition. आप किसी चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहते हैं, उस बारे में फिर डिस्कशन बाद में ना करना पड़े, हमेशा के लिए ख़त्म कर डालो इसको ख़त्म। तो उसके लिए इंग्लिश में आप फ्रेज यूज़ करो, once and for all, and this debate once and for all. चिंता मत करो, मैं और आपको अभी सेंटेंसेस दे रहा हूँ, आप और अच्छे से समझेंगे। गलत फहमी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। जैसे कोई गलत फहमी चल रही है, इसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। क्लियर अप द मिसअंडरस्टैंडिंग वंस एंड फॉर ऑल। तो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर अप कर दो वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा हमेशा के लिए कर दो, ताकि फिर ये गलत फहमी ना रहे। गलत फहमियों की वजह से कई बार ऐसे झगड़े या ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं। इसे हमेशा हमेशा के लिए डिलीट ही कर देता हूँ। फ़ोन में जैसे मेरे पास कोई फ़ोटो है, उसकी वजह से बार बार कुछ डिस्प्यूट होता है, मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए ना डिलीट ही कर देता हूँ। I'll delete it once and for all. I'll delete it once and for all. आज उसे सच बता ही देता हूँ, हो गया बस। I will tell her the truth once and for all. So आप कभी कभी ऐसा दिखा रहे होते हैं कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं या फेड अप हो चुके हैं किसी चीज़ से, तो आज इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। आपने वो मूवी देखी है खट्टा मीठा? नहीं, छुप छुप के, उसमें राजपाल यादव होता है, बोलता है आज इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। सीधा चलते हैं मुच्छड़ के घर और फिर मुच्छड़ को बोलते हैं ना वापस कर, फिर ना वापस नहीं करेगा, तो हो गया फैसला। अगर आपने देखी है तो आप समझ गए, नहीं तो आप सोच रहे होंगे ये क्या बड़बड़ा रहा हूं मैं, राइट? सो आई विल टेल हर द ट्रूथ वंस एंड फॉर ऑल, कि मैं उसको सच बता दूंगा हमेशा हमेशा के लिए, कहीं ये घाव पक ना जाए। इंग्लिश में बोलो, आई एम अफ्रेड दिस वुंड माइट फेस्टर। दिस वुंड माइट फेस्टर, आई एम अफ्रेड। जब भी आपको ऐसा कहना होता है ना कि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो जाए, तो आप बोलो, आई एम अफ्रेड समथिंग माइट हैपन। आई एम अफ्रेड दिस वुंड माइट फेस्टर। फेस्टर मतलब बिकमिंग सेप्टिक, इन्फेक्टेड एंड फिल्ड विद पस। फिल्ड विद पस, सेप्टिक हो जाना, इन्फेक्टेड हो जाना। क्या आपको लग रहा है सेप्टिक आपके लिए नया वर्ड है? अच्छा, नहीं है नया वर्ड। क्या आपने एंटीसेप्टिक सुना है? एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक सुना है ना? तो फिर ये वही तो है सेप्टिक। अगर कोई जख्म सेप्टिक हो जाता है मतलब बैक्टीरिया आ जाते हैं उसके अंदर, कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए जो क्रीम होती है, कोई दवाई होती है, उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जैसे वायरस को रोकने वाला एंटीवायरस, तो जख्म को सेप्टिक होने से रोकने वाला एंटीसेप्टिक। देखा, ये वो सेप्टिक है, तो सेप्टिक हो जाना। तो कहेंगे ये घाव तो पकना शुरू हो रहा है, तो इंग्लिश में बोलो, दिस वुंड इज बिगिनिंग टू फेस्टर। ये फेस्टर करना शुरू हो रहा है। तो फेस्टर करना मतलब इस तरीके से किसी जख्म का पक जाना। फेस्टर को और तरीकों से भी यूज करते हैं। अपने गुस्से को और मत बढ़ने दो, तो कहो डोंट लेट योर एंगर फेस्टर। यहाँ फेस्टर का मतलब है अ नेगेटिव फीलिंग और प्रॉब्लम बिकमिंग वर्स और मोर इंटेंस ओवर टाइम। किसी के अंदर गुस्सा भरा है, फ्रस्ट्रेशन है, और वो टाइम के साथ और कड़वाहट हो रही है, किसी के मन में बढ़ता जा रहा है गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, कोई चीज़ और ख़राब होती जा रही है, मतलब इट्स फेस्टरिंग। ओके, डोंट लेट योर एंगर फेस्टर। अपने एंगर को फेस्टर मत होने दो। उसकी नाराज़गी और बढ़ती जा रही है, तो इंग्लिश में कहेंगे हिज रिजेंटमेंट इज फेस्टरिंग। हिज रिजेंटमेंट इज फेस्टरिंग। रिजेंटमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी फीलिंग जब शायद किसी ने आपको ना ढंग से ट्रीट नहीं किया या कुछ बुरा किया, तो अब आपके मन में बैर है, उसके लिए कड़वाहट है मन में। उस तरह की कड़वाहट को इंग्लिश में रिजेंटमेंट बोलते हैं। You don't like this word, you can use this one, indignation. Indignation. अरे आप सोच रहे हो ये तो और भी अजीब वर्ड है, ये भी यूज नहीं करना, तो ये भी यूज नहीं करना, तो आप सोचो बिटरनेस। बिटरनेस का यूज करो, कड़वापन, बिटरनेस, ये तो सही है ना? ग्रज, आपके मन में ग्रज है किसी के लिए, बैर है, बैर की भावना है। सो इंडिग्नेशन, बिटरनेस और ग्रज बढ़ता जा रहा है। इट्स फेस्टरिंग, और खराब हो रहा है। इट्स गेटिंग वर्स।
वो किसी एंगल से भी मेरा दोस्त नहीं है। कभी आप ऐसा बोलते हो ना, किसी एंगल से भी ऐसा नहीं हो रहा है, वो किसी एंगल से भी ईमानदार नहीं है, किसी एंगल से भी वो डरा हुआ नहीं लग रहा। तो इंग्लिश में बोलो, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड बाय एनी स्ट्रेच, बाय एनी स्ट्रेच। इसका मतलब है समथिंग इज नॉट पॉसिबल और ट्रू इवन इफ यू स्ट्रेच योर इमेजिनेशन और मेक अलाउंसेस। कि वैसे तो हो नहीं सकता, चलो फिर भी मैं इमेजिन भी कर लूँ, अगर कितना भी स्ट्रेच कर लूँ मैं अपने इमेजिनेशन को, फिर भी वो मेरा दोस्त नहीं है, कैसे भी नहीं है। तू तो किसी एंगल से तैयार नहीं है। जैसे आपने किसी को बोला था तैयार हो जाओ, चलेंगे हम बाहर बाजार में चलेंगे, और हम आए, मैंने देखा बाल फैले पड़े हैं, कपड़े गंदे पड़े हैं, तो मैं बोलूँगा भाई तू तो किसी एंगल से तैयार नहीं, यू आर नॉट रेडी बाय एनी स्ट्रेच। ये दूर दूर तक मुमकिन नहीं है, कोई चीज़ दूर दूर तक मुमकिन नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल बाय एनी स्ट्रेच। आप समझे ना, बाय एनी स्ट्रेच का मतलब। आप थोड़ा धीमे हो जाओ। जैसे कोई बहुत मेहनत कर रहा है, हम उसको बोल रहे हैं आप थोड़ा धीमे हो जाओ, अब इतनी मेहनत मत करो। टेक योर फुट ऑफ द गैस, टेक योर फुट ऑफ द गैस। अब ये जो अमेरिकन्स होते हैं, ये पेट्रोल की जगह गैस बोलते हैं, या फिर वो जो एक पेडल होता है उसको प्रेस करते हैं तो फिर एक्सेलरेट करते हैं, वो स्पीड बढ़ाते हैं, तो उस पर से जब पैर हटाएंगे तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कुछ इस तरह से बना है कि अब बस हो गया, बहुत हांगा लगा लिया, अब थोड़ी मेहनत कम करो, अब विश्राम का समय है। इट इम्प्लाइज स्लोइंग डाउन, टेकिंग अ ब्रेक और रिड्यूसिंग एफर्ट। थोड़ा धीमे हो जाने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू टेक माई फुट ऑफ द गैस। एक होता है स्लैक ऑफ, लेकिन स्लैक ऑफ का मतलब एक नेगेटिव मीनिंग है वो। उसका मतलब होता है कि आलसपन से भर जाना और धीरे धीरे काम करना, वो होता है स्लैक ऑफ करना। बट व्हेन यू टेक योर फुट ऑफ द गैस, मतलब आप जानबूझकर अब थोड़े धीमे हो गए हैं। जैसे हो सकता है आपने जो डेडलाइन थी सबसे ज़रूरी, जिसकी आपको चिंता थी, वो आपने पूरी कर ली। अब आपके पास काम है पर इतना जल्दबाजी का नहीं है, तो आप धीरे धीरे कर रहे हो। सो यू हैव टेकन द फुट ऑफ द गैस। या कोई चीज़ बहुत सीरियस होती जा रही है, अब आपको थोड़ा हल्का करना है उसको, यू टेक द फुट ऑफ द गैस। मैंने सारे कागज़ खंगाल दिए। जैसे मैं कोई कागज़ ढूंढ रहा हूँ, आधार कार्ड की फोटोकॉपी ढूंढ रहा हूँ अपनी, तो मैंने सारे कागज़ खंगाल दिए, मिली नहीं रही। आई कॉम थ्रू द डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉम का एक मतलब होता है कंघी, जिससे आप रोज़ सुबह सुबह ऐसे कंघी करते हैं। रोज़ नहीं करते, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं करता। आई कॉम थ्रू द डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे कॉम का मतलब कंघी करना नहीं, बल्कि मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने छान मारा, मुझे कहीं मिला नहीं। टू लुक थ्रू अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल इन अ मेटिकुलस एंड डिटेल्ड मैनर। पूरे डेटा को छान मारो, जैसे कंप्यूटर पे पूरे डेटा को छान मारो, कहीं तो होगी वो इन्फॉर्मेशन। कॉम थ्रू द होल डेटा, कॉम थ्रू द होल डेटा। शायद आपको पता होगा कि ये कॉम में जो बी है ये साइलेंट होता है, ठीक है, तो इसको बोलते वक्त बोलना नहीं है, एम तक खत्म, कॉम, कॉम थ्रू द होल डेटा। अब इसी तरह अगर आपको इंग्लिश सीखते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। चल देना, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय बाय।